अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। 3-4 सिंध हाई कोर्ट से अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी की जो जाले रहनुमा, दो बड़े जाले रहनुमा जिसमें स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और इसके अलावा जो मुशीर जेल खान नजात इजाज़ जाखरानी साहब हैं, वो एक बार फिर बच गए हैं गिरफ़्तारी से। और किस वजह से बचे हैं, वजूहात क्या हैं, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा जो कराची गुज़श्ता बारिशों में डूब गया था, उसकी ज़िम्मेदारों का तयन हुआ है या नहीं हुआ, कौन कौन ज़िम्मेदार है उसका, उसकी तफसीलात। और उसके बाद फिर मुस्तकबिल में तूफ़ानी अगर बारिशें होती हैं कराची में तो उसके तदारुक के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, उसकी सिंध हाई कोर्ट ने तफसीलात मांगी है, ख़ास तौर पर DHA और कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलाके हैं उनसे। और इसके अलावा जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो गफलत और लापरवाही, और ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट ने आज करार दिया है कि तबाही और कराची में जो बर्बादी का जो ज़िम्मेदार है वो है SBCA। किस केस में ये सारी बात हुई और क्या क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो आपको बताऊँगा जो ख़बर है कि गुज़श्ता बारिशों में जो कराची डूब गया था, और ख़ास तौर पर कराची के जो पोश इलाके जो कि अमीर तरीन इलाके समझे जाते हैं, क्लिफ्टन के, DHA के, वो डूब गए थे। और उस पर जो है वो मुख्तलिफ़ समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ़ शहरों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की जब समाअत की तो सबसे पहले कंटोनमेंट बोर्ड के जो हुकाम थे, अदालत ने उनसे और उनके वकला से पूछा कि क्या जो शहर जो डूबा था उसमें अब जो मज़ीद इस तरह की सूरत हाल ख़राब ना हो, मुस्तकबिल में शहर ना डूबे, उसके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। और अदालत ने यह भी पूछा कि क्या उन इलाकों की निशानदेही की गई है कि जहाँ ज़्यादा पानी जमा हुआ था और ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। तो अदालत को बताया गया कि चूँकि ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके और उसके बाद DHA इसकी ज़िम्मेदारी लेता है, DHA इस मामले का ज़िम्मेदार है, और उसके बाद फिर इसका तदारुक, उसका तयन, और उसके बाद मुस्तकबिल में जो इस तरह की चीज़ें ना हों उसका जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो उन्होंने काम किया है। बताया गया कि शहबाज कमर्शल का इलाका और उसके अलावा जो बुखारी कमर्शल का इलाका था वो ज़्यादा मुतासर हुए थे बारिशों के पानी से। और इसके अलावा क्लिफ्टन जो स्ट्रीट 26 है वो भी, और उसके मुतल्लिक़ा इलाके जो थे वो ज़्यादा मुतासर हुए थे, उसकी निशानदेही कर ली गई है। अब बारिशों का जो ड्रेनेज सिस्टम है, बारिशों का जो पानी है, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। अदालत की जानिब से जो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब हैं वो काफ़ी बरहमी उन्होंने दिखाई और उन्होंने काफ़ी नाराज़ हुए कि एक तो ये है कि मुतल्लिक़ा जो इदारे हैं ख़ास तौर पर वो टैक्स के नाम पर पैसा वसूल करते हैं, उसके बाद पानी ड्रेनेज का और सीवरेज का पानी तो निकासी तो दूर की बात है कि वहाँ तो शहरियों को साफ़ पानी तक मैसर नहीं होता। और अदालत ने कहा कि एक तो जो समंदर और उसके बाद जो साहिल के जो मेन जगह हैं यहाँ पर तो खंदकें खोद दी गई हैं, वहाँ गहरा कर दिया गया है तो समंदर को। तो उसके बाद फिर अगर यहाँ से निकासी पानी की भी जाती है समंदर से साफ़ पानी की, तो उसके बाद फिर वो खंदकें खोदने की वजह से और उसके बाद फिर जो वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए गए तो वहाँ पर पानी इसलिए निकासी हो नहीं पाती, तो इसलिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। और उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि जो जगह है वो ज़्यादा समंदर चौक हो जाता है जिसकी वजह से निकासी हो नहीं पाती। और उसके बाद फिर शहर का जो अहम तरीन और बड़ा और ख़ास तौर पर महंगा तरीन इलाका है वो डूब गया था और बेहद मुतासर हुआ, जिसकी वजह से शहरों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुसीबत और इस तरह के हंगामी हालात में अगर कोई मुश्किलात होती हैं वहाँ के शहरियों को, तो फिर हुकूमत क्या तदारुक करती है, क्या इक़दाम करती है। हमने देखा गुज़श्ता बारिशों में जब लोगों के घर डूब गए थे, बेसमेंट पानी से भर गए थे, तो जिनके लोग यानी कि बुज़ुर्ग और उसके बाद फिर जिनका कोई सहारा नहीं था उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर सके, तो फिर इस तरह डूबते हुए इलाकों में शहरियों की मदद के लिए मुख्तलिफ NGOs पहुँची थी, लेकिन हुकूमती इदारे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तो ये आपको शुक्र मनाना चाहिए कि जो हालिया तूफ़ान की ख़बरें थी वो अपनी सही जो एक जोश से वो नहीं आया, जिसकी वजह से नुकसान नहीं हो सका। लेकिन मुस्तकबिल में अगर इस तरह के तूफ़ान आते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो फिर क्या इक़दाम किए गए हैं, मुस्तकबिल में उसका तदारुक के लिए क्या किया जाएगा। तो उसके बाद फिर जो कंटोनमेंट बोर्ड के वकील थे उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि देखिए 90 साल का रिकॉर्ड टूटा था गुज़श्ता बारिशों में, और उसके बाद फिर अब चूँकि इक़दाम किए जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर इक़दाम हों। तो अदालत ने कहा ये अब चूँकि मौसमी तब्दीली हुई है, मौसमियाती तब्दीली हुई है, माहौल तब्दील हो रहा है,
ہے تو اب ایسا نہ سمجھیں کہ کراچی میں یا پاکستان میں پہلے کی نسبت کم بارشیں ہوں گی یا 90 سال ریکارڈ ٹوٹے گا. انہوں نے کہا اب تو ایک مزید طوفان کی نہ تو صرف پیش گوئی ہے بلکہ اب تو اس طرح کی بارشیں جو مزید ہوا کریں گی کراچی میں. اور تو اگر یہ بارشیں ہوں گی تو اس کے لیے کیا تدارک کیا جا رہا ہے, کسی ماہرین کی اس معاملے میں جو ہے وہ رائے لی گئی ہے. جس طرح ممبئی, جاپان, سری لنکا اور ہانگ کانگ وغیرہ دیگر جو ممالک اور بڑے بڑے شہر ہیں ان میں بھی اس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہاں پر بھی نکاسی کا صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے, بنائی جاتی ہے. تو کیا اس طرح کا نظام یہاں پاکستان میں کیوں نہیں بنایا جا سکتا, کراچی کا نظام کیوں نہیں بنایا جا سکتا. انہوں نے پھر اپنے آگے چل کر ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ ہم نے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو لوگ تھے ان کو بلایا کہ کراچی سے جو کچرا اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے کتنی گاڑیاں مختص کی گئی ہیں, کہاں سے کچرا اٹھایا جاتا ہے. تو ہمارے سامنے کاغذوں کے انبار لگا دیے گئے, یہ نہیں بتایا گیا کہ کچرا جو ہے وہ کس طرح اور کہاں سے اٹھایا جائے گا. ہمیں کاغذوں سے لینا دینا نہیں ہے, ہمیں کراچی میں جو کچرا جمع ہو جاتا ہے یا کراچی بارش سے ڈوب جاتا ہے ہمیں اسی چیز سے مطلب ہے. انہوں نے کہا کہ اب ہم سب کو سمجھنا ہوگا, ہم تمام متعلقہ اداروں کو اس بات سے سمجھنا ہوگا کہ اب غفلت نہیں برتنی ہوگی بلکہ کام کرنا ہوگا, ورنہ یہ تو شہر تو جس طرح ڈوب چکا ہے, تباہ ہو جائے گا. پچھلی بارشوں میں 30-40 لوگ مر گئے تھے اور اس کے بعد کرنٹ لگنے سے جو شہباز کمرشل کا جو ایریا تھا وہاں پر بھی نوجوان جو ہے جاں بحق ہوئے تھے, تو اس لیے بڑی مشکلات ہوئی. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ شہر کے مختلف مقامات کے اوپر کچرا کنڈی بنائی جاتی تھی, لوگ وہاں کچرا پھینکتے تھے. اب وہ کچرا کنڈیاں ختم کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد پھر مختلف شاہراہوں کے اوپر کچرے کے ڈبے رکھ دیے گئے ہیں. اب نہ صرف لوگ کچرا جو ہے وہ نالوں کے اندر پھینکتے ہیں بلکہ جو مختلف قسم کا ملبہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ ان نالوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. جیسے اظہر رضوی صاحب نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمام ادارے سو رہے ہیں اور جب تباہی ہوتی ہے شہر میں تو اس کے بعد پھر لوگ جاگتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو جو مختلف ادارے ہیں اس وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے. وہ کیونکہ حسن اظہر رضوی صاحب بھی شہر میں پلے بڑھے ہیں, اسی شہر میں نوجوان, اسی شہر میں انہوں نے وکالت کی, اسی شہر کے باسی ہیں, تو ایک ایک گلی ایک علاقے سے وہ بخوبی واقف ہیں. وہ اس لیے پھر جو مختلف ادارے ہیں جن کی غفلت اور لاپرواہی مختلف معاملات میں سامنے آتی تو پھر وہ بنیادی مسائل سے نہ صرف ان کو آگاہ کرتے ہیں بلکہ وہ اس آگاہی ان مسائل کو اجاگر کرنے میں بھی وہ پھر باریک بینیاں بھی وہ بتاتے ہیں اپنے ریمارکس میں بھی اور ان کے فیصلوں میں بھی اکثر نظر آتی ہیں. تو انہوں نے اب جو کنٹونمنٹ اور اس کے علاوہ جو ڈی ایچ ہیں ان اداروں سے 4 جون کو تفصیلات مانگی ہے کہ بتایا جائے کہ شہر کو مستقبل میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کہاں ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ اس کو بہتر کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد کسی ماہر کی یا ماہرانہ جو صلاحیتیں ہیں ان کی خدمات جو ہیں وہ لی گئی ہیں کہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کی طوفانی بارشوں سے شہر کو کیسے بچایا جائے اور خاص طور پر کراچی کے جو پوش علاقے ہیں ان کو کیسے بچایا جائے, اس کے لیے اقدامات کر کے رپورٹ جمع کرائی جائے. اس طرح اور بھی ان کے جو عدالتوں میں کیسز کی سماعت کے دوران ریمارکس سامنے خاص طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران اور اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں صرف اور صرف رشوت وصول کرنے کے لیے. ایک لیاقت آباد میں عمارت تھی سی ایریا میں, وہ بتایا گیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے مسماری کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اجازت لی گئی تھی. عدالت نے پوچھا کہ ایک تو عمارت کو مسمار کرنے کے لیے اجازت نامہ اور اس کے بعد کتنی فیس لی جاتی ہے, تو پھر ڈائریکٹر سینٹرل تھے SBCA کے, انہوں نے عدالت کو بتایا کہ 5,000 روپے وصول کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر عدالت نے کہا کہ اس عمارت کو ٹوٹنے کے یا توڑ پھوڑ کے دوران پھر دوسری عمارتوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے, کیونکہ اس عمارت کی ٹوٹ پھوٹ کے دوران جو دوسری پڑوس میں عمارت تھی, گھر تھا, انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی کہ ایک عمارت جب توڑی گئی تو اس کے بعد پھر اس ٹوٹ پھوٹ سے ان کے گھر کو نقصان ہوا. تو عدالت نے کہا کہ جب اجازت دی جاتی تو پھر جس طرح پولیس کے اندر ایک نظام مرتب ہوتا ہے کہ انہوں نے منشی رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی انسپیکٹر یا کوئی پولیس والا اگر کسی بھی کارروائی کے لیے کسی بھی علاقے جاتا ہے تو اس کے بعد پھر کیا کارروائی ہوتی ہے, کیا اقدامات کیے جاتے ہیں, اس کا پورا پیپر ورک ہوتا ہے. تو کیا SBCA کے جو لوگ ہیں صرف رشوت وصول کرنے جاتے ہیں, کیا وہ کسی کی شکل دیکھنے جاتے ہیں, تو اگر جاتے ہیں تو پھر کیا ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیا کسی دوسری جگہ پہ نقصان نہ ہو اس کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں. تو ڈائریکٹر SBCA جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ساری کراچی کی جو تباہی اور بربادی کا سبب ہے وہ جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو گلبرگ بلاک
11 में एक रिहायशी इमारत को जो है कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उस हवाले से भी अदालत ने और उस इमारत को न सिर्फ सील करने का हुक्म दिया बल्कि 15 रोज़ में रिपोर्ट भी तलब की है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कि इसकी हैसियत कैसे तब्दील हो गई, उसकी तफसीलात जमा कराई जाए। अब आते हैं हमारे सिंध हाई कोर्ट में जो जाले रहनुमा हैं आगा सिराज दुरानी और इसके अलावा जो इजाज़ जाकरानी मुशीर जेल खाना जात हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानतों की समाअत के हवाले से मुशीर जेल खाना जात की लगता ये है, जो मैं कुछ अरसे से नोट कर रहा हूँ, कि नैब किसी भी सूरत सिराज दुरानी साहब जो इजाज़ जाकरानी साहब हैं उनको जेल की हवा जो है वो खिलाना चाहता है, क्योंकि आज देखने में आ रहा था कि जिस तरह सिराज दुरानी जो इजाज़ जाकरानी साहब हैं वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी एक पूरी प्राइवेट फोर्स लेके आए हुए थे, इसी तरह आज देखने में आया कि नैब जो एहलकार हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हुए थे और उसके बाद ना सिर्फ पुलिस एहलकार थे बल्कि नैब की पूरी टीम थी जो घात लगा कर बैठी थी कि किसी भी सूरत जो इजाज़ जाकरानी इनकी अगर ज़मानत मुस्तरद होती है तो इनको यहाँ से गिरफ़्तार करके मुंतकिल किया जाए। लेकिन आज जो मुशीर जेल खाना जाते हैं इजाज़ जाकरानी साहब, ना सिर्फ वो अपनी प्राइवेट फ़ोर्स के साथ अदालत आए हुए थे, उनको भी खदशा है कि किसी सूरत वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो इसलिए वो तैयारी के साथ आए हुए थे, बल्कि वो उन्होंने आज एक महंगे तरीन वकील भी उन्होंने कर रखा था मखदूम अली खान साहब, तो इसलिए वो उन अपने महंगे तरीन वकील के साथ पेश हुए, क्योंकि आज जो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं उन्होंने इस केस की समाअत की, और क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का जो सखर बेंच है वहाँ 2 जजेस के फैसले में इख्तलाफ हुआ था इजाज़ जाकरानी की दरख्वास्त ज़मानत के मामले पर, तो इसलिए जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को रेफरी जज मुकर्रर किया गया है। अब 28 जो मई है तब तक के लिए मोहलत उनको ज़रूर मिली है वकला को और प्रोसिक्यूशंस को तैयारी करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने की सूरत में नैब इनको यहाँ से गिरफ़्तार कर लेगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ नैब के एहलकार भी आज भी मौजूद थे और आइंदा भी मुझे यही लग रहा है, और इसी वजह से कि गिरफ़्तारी से किसी तरह सूरत बच जाए या अगर ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो यहाँ हाई कोर्ट से कैसे बाहर निकला जाए, वो इजाज़ जाकरानी साहब भी पूरी तैयारी के साथ अपनी प्राइवेट फोर्स और अपने जालों के साथ अदालत में पेश हुए। दूसरा जो स्पीकर सिंध असम्बली हैं सिराज दुरानी साहब, वो भी आज पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे और नैब के एहलकार भी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि अगर इनकी भी ज़मानत मुस्तरद होती है तो इनको भी यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई तो उस दौरान फिर जो सिराज दुरानी साहब के वकला हैं उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर हुक्मनामा जो है वो सामने नहीं आ सका, इसलिए हमें दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि नहीं, फ़ैसला आ चुका है और पेपर वर्क वहाँ से आनी होगी, आ जाएगी, तो आप लोग दलाइल दें, क्योंकि आगे गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं तो इसलिए फिर केस चल नहीं पाएगा। तो उसके बाद फिर दलाइल आपने जारी रखें। तो उसके बाद फिर कुछ मुल्ज़मान की जानिब से एक नई दरख्वास्तें दायर की गई हैं जिसमें कहा गया है कि जब ये रेफरेंस दायर हुआ तो उस वक्त इनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए थे, तो अब इनके ज़मानती मचल के जमा कराने के लिए ताकि एहतसाब अदालत में जमा कराया जाए, इसलिए जो है वो जवाब तलब किया जाए। उन्होंने दरख्वास्तें दायर की, तो उसके बाद फिर आप अदालत ने ना सिर्फ तफ्तीशी अफसर बल्कि प्रोसिक्यूटर जो के नायब के थे उनको भी नोटिस जारी किए हैं ताकि जो ज़मानती मचल के जमा कराना चाहते हैं मुल्ज़मान उनकी ज़मानत के ऊपर फ़ैसला हो सके कि क्या ये इनकी गिरफ़्तारी से पहले इनकी ज़मानती मचल के जमा कराने के बाद वो गिरफ़्तारी से बच सकते हैं या नहीं बच सकते, उस पर भी अदालत ने 31 मई तक जो है वो मोहलत दी है। इजाज़ जो सिराज दुरानी साहब हैं इनकी सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की थी। उस मंजूरी के ख़िलाफ़, उस ज़मानत के ख़िलाफ़ जो नायब हुकाम हैं इन्होंने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि जो अहम नुकात हैं या अहम जो चीज़ें हैं सिंध हाई कोर्ट ने उनको नज़रअंदाज किया था ताकि दोबारा इस केस को सुना जाए या इस पर फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस दोबारा वापस भेज दिया है और ताकि सिंध हाई कोर्ट का जो सीनियर तरीन बेंच है वो इस मामले की दोबारा जो जिन चीज़ों पर नायब को एतराज़ था वो सुने और उसके बाद फैसला करें। ये इंतहाई अहम तरीन चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी, और भी इस मामले में जो भी खबरें और अपडेट्स होंगी आपके सामने रखता रहूँगा। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।